जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसका टाइटल ही मतलब सुनकर थोड़ा झटका लगता है, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें। ये विश्लेषण हमारी आज की मेडिकल व्यवस्था पर कुछ बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद सवाल खड़े करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे तर्क क्या है। तो इस किताब की शुरुआत ही इसी चौंकाने वाले विचार से होती है। लेखक का कहना है कि ये टाइटल सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि किसी के लिए भी अस्पताल जाना एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। अब ये तो एक बहुत ही गंभीर आरोप है, तो सवाल यह है कि इतने बड़े दावे के पीछे आखिर सबूत क्या है। तो चलिए सबूतों की बात करते हैं। किताब के पहले हिस्से में उन घटनाओं का जिक्र है जो अस्पतालों को एक खतरनाक जगह बना देती हैं। ये कुछ ऐसी मेडिकल गलतियों की कहानियां हैं जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये घटनाएं सच में किसी बुरे सपने जैसी हैं। जरा सोचिए, एक 17 साल की लड़की को गलत ब्लड ग्रुप का दिल लगा दिया गया, या फिर एक 52 साल के मरीज का गलत पैर ही काट दिया गया। और तो और एक केस में तो ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में कैंची ही रह गई। किताब का तर्क ये है कि ये कोई एक दो गलतियां नहीं है, ये एक सिस्टम के फेल होने का नतीजा है। पर बात सिर्फ इन कहानियों तक नहीं रुकती। किताब कुछ हैरान करने वाले आंकड़े भी सामने रखती है। कुछ स्टडीज के हवाले से बताया गया है कि कनाडा में मेडिकल एरर की संभावना 25% है, अमेरिका में 28% और भारत के लिए जो अनुमान है वो 40% तक का है। मतलब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाते हैं कि समस्या कितनी कितनी बड़ी हो सकती है। इन गलतियों के लिए एक मेडिकल टर्म भी है, एट्रोजेनिक डेथ। इसका मतलब ऐसी मौत जो इलाज या मेडिकल जांच के दौरान ही हो जाए। और जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का हवाला देते हुए किताब ये दावा करती है कि अमेरिका में ये मौत का एक लीडिंग कॉज है, मतलब कई बीमारियों से भी बड़ा कारण। ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी गलतियां होती ही क्यों हैं? किताब के मुताबिक जवाब सिस्टम के डिजाइन में ही है। और यहां से हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आते हैं। क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम असल में बीमारी का बिजनेस बन गया है, जहां मुनाफा सेहत से ज्यादा जरूरी हो गया है? इसी बात को समझाने के लिए लेखक एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो द मैथ्स ऑफ सिकनेस यानी बीमारी का गणित कहते हैं। आइडिया सिंपल सा है, अगर किसी बीमारी की परिभाषा ही बदल दी जाए तो रातों रात लाखों नए मरीज पैदा हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे आसान उदाहरण है डायबिटीज का। देखिए 1997 तक 140 mg पर DL से ज्यादा फास्टिंग ब्लड शुगर को डायबिटीज माना जाता था। फिर एक कमेटी ने इस लिमिट को घटाकर 126 कर दिया और इसका नतीजा पूरी दुनिया में एक झटके में 14% ज्यादा लोग डायबिटिक बन गए। और ऐसी ही कहानी हाई ब्लड प्रेशर की भी है। किताब कहती है कि पहले सिर्फ 160/100 से ऊपर के प्रेशर को ही खतरनाक मानते थे, लेकिन फिर इस लिमिट को भी कम करके 140/90 कर दिया गया। सोचिए, सिर्फ इस एक बदलाव ने 35% और लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की कैटेगरी में ला दिया। किताब का आरोप है कि ये बदलाव सेहत के लिए कम और दवा कंपनियों की सेल्स बढ़ाने के लिए ज्यादा थे। लेकिन अगर सिर्फ परिभाषा बदलने से काम न चले तो क्या? यहां पर किताब का तर्क एक और कदम आगे जाता है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जिसे नई बीमारियों का आविष्कार कहा गया है। इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है डिजीज मॉन्गरिंग। बेसिकली ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें आम जिंदगी के अनुभवों को, जैसे शर्म, दुख या थोड़ी बहुत भूलने की आदत को एक मेडिकल बीमारी का लेबल दे दिया जाता है। और मकसद बिल्कुल साफ है, इन तथाकथित बीमारियों के इलाज के लिए एक नया मार्केट तैयार करना। और इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे मामूली शर्म या हिचकिचाहट बन जाती है सोशल फोबिया, किसी अपने को खोने का दुख मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और थोड़ी बहुत चीजें भूल जाना उसे नाम दे दिया माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का। मतलब जिंदगी के सामान्य उतार चढ़ाव को बीमारियों में बदल दो जिनके लिए इलाज जरूरी बताया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम एक आम इंसान की जिंदगी पर कैसे असर डालता है, इसे समझाने के लिए किताब एक कहानी का सहारा लेती है, ये दिखाने के लिए कि कैसे जन्म से लेकर मौत तक एक इंसान को बीमारियों के रास्ते पर धकेला जाता है। इसी को वूम टू टूम ट्रैप यानी कोख से कब्र तक का जाल कहा गया है। और इस कहानी को समझाने के लिए दो किरदार हैं, अप्पू एक हाथी का बच्चा जो प्रकृति के बीच रहता है, और पप्पू एक इंसान का बच्चा जो आधुनिक सिस्टम में पलता बढ़ता है। पप्पू की यात्रा शुरू होती है सी सेक्शन से, जिसे किताब आगे चलकर सांस की दिक्कतों से जोड़ती है।
फिर बचपन में ढेरों टीके जिनमें पारे जैसे विषाक्त पदार्थों के होने का दावा किया जाता है, जवानी में प्रोसेस्ड फूड जो भूख के कुदरती सिग्नल्स को ही गड़बड़ कर देता है, और अंत में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां। किताब के हिसाब से ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। इस पूरे जाल की कीमत क्या है, इसे लेखक एक लाइन में बताते हैं। आज इंसान अपनी 50 साल की कमाई को जिंदगी के आखिरी 50 दिनों में मौत से बचने पर खर्च कर देता है। ये इस पूरे सिस्टम का व्यक्तिगत और वित्तीय प्रभाव एकदम साफ कर देता है। तो अदर सिस्टम में इतनी खामियां हैं, तो रास्ता क्या है? इन सारी समस्याओं को गिनाने के बाद किताब सिर्फ आलोचना करके नहीं रुकती, बल्कि एक समाधान भी देती है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सवाल साफ है, अगर ये व्यवस्था इतनी त्रुटिपूर्ण है तो इसका विकल्प क्या है? इसका जवाब लेखक प्रकृति यानी नेचर में ढूंढते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए दो समुदायों का बड़ा दिलचस्प तुलना की गई है। एक तरफ है हुंजा लोग जो 90% कच्चा पौधों पर आधारित खाना खाते हैं और 100 साल से ज्यादा जीते हैं, वो भी बिना कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के। और दूसरी तरफ पीमा इंडियंस, जिन्हें प्रोसेस्ड सरकारी खाना मिलने लगा और वो डायबिटीज, कैंसर और मोटापे का शिकार हो गए। यहां से तर्क ये निकलता है कि हमारी सेहत की चाबी हमारे खाने में है। तो इस तुलना से सेहतमंद जिंदगी के क्या नियम निकलते हैं? किताब कुछ साफ निर्देश देती है। खाने का 60 से 90% हिस्सा कच्चे फल और सब्जियां हों, नमक और चीनी ना के बराबर, प्रोसेस्ड फूड से तो बिल्कुल दूरी, और बचपन के बाद दूध से बनी चीजों की कोई जरूरत नहीं। और सबसे जरूरी, इस बात पर भरोसा करना कि हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है। इस पूरी फिलॉसफी को हिपोक्रेट्स के एक कोट में समझाया जा सकता है, इलाज डॉक्टर नहीं, प्रकृति करती है। और यही इस किताब के तर्क का सार है। मेडिकल हस्तक्षेप पर निर्भर होने के बजाय एक प्राकृतिक लाइफस्टाइल की तरफ लौटना। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी सेहत एक ऐसी चीज है जो इस दोषपूर्ण व्यवस्था में कहीं खो गई है, या ये एक प्राकृतिक अवस्था है जिसे हम वापस पा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।